नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त, एकदम ज़बरदस्त और एकदम शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। तो आप लोग भी अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कैसे बताओगे? बढ़िया से स्माइलीज़ बनाकर या फिर थम्स अप कर कर। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना हालचाल बताएँ, फिर आपका हालचाल लेने के बाद हम अपनी क्लास को कर देते हैं भई शुरू। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय हिंद और जय भारत। तो आप लोग सभी एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और एकदम बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही है। बढ़िया से तुम पानी वानी पी रहे हो गर्मी में और हल्का खाना खा रहे हो, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खा रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि तुम सारे अच्छे बच्चे हो और देखो कितने अच्छे अच्छे चेहरे तुम्हारे मुझे दिखाई देने लग गए हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बड़े आज्ञाकारी बच्चे हो तुम, तुम्हें बस कहने ऑर्डर देने की जरूरत होती है, तुम काम बड़ी जल्दी कर देते हो, है ना? चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देखकर। चलिए तो भाई क्लास शुरू कर देते हैं। बहुत दिन हो गए हैं खाने को पचाते पचाते, आज इस खाने को फाइनली पचा ही दिया जाए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी आप लोगों का लीवर। तो पाचन तंत्र की चल रही थी बात और पाचन तंत्र में पढ़ रहे थे लीवर के बारे में। तो क्यों ना आ जाइए फिर से इसी लीवर के बारे में की जाए बात। यकृत के बारे में चल रही थी भाई बात। तो हमारा जो यकृत होता है, मैंने आपको बताया था कि लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हेपेटाइटिस शब्द से याद कर लोगे, हिपेटोलॉजी। ठीक है? लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लीवर जो है ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अब लीवर पाचन में क्या क्या भूमिकाएं निभाता है इस बात को पढ़ लिया जाए। ठीक है भाई प्यारे बच्चों? तो जो लीवर है, अच्छा मोमोज खा सकते हैं भैया? नहीं, मोमोज से बुरी तो कोई चीज ही नहीं है। इतना खतरनाक है मोमोज, नीरी मैदा। मैदा आपके पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा खराब करती है बेटा, तो नहीं खाने हैं मोमोज। ठीक है? सर्दी में थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन गर्मियों में थोड़ा भी अवॉइड करो। अब देखो, लीवर जो होता है प्यारे बच्चे, ये बनाता है पित्तरस। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम का आता है आपको एग्जाम में। पित्तरस कौन निकालता है? तो आपको पूछता है तो आप लोग बताएंगे पित्तरस बनाता है प्यारे बच्चे। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि लीवर जो होता है पित्तरस निकालता है। प्रोड्यूस्ड बाइल जूस, जो हमारा लीवर है ना, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में हमारा कौन सा अंग है जो पित्तरस निकालता है। तो आप बताओगे पित्तरस निकालता है लीवर। देखो, जब आपने पेट पढ़ा था प्यारे बच्चों, जब आपने स्टमक के बारे में पढ़ा था, तो आपने वहां पर एक जूस पढ़ा था, उस जूस का नाम था जठर रस। और अब आप दूसरा जूस पढ़ रहे हो जो आपके शरीर में बनता है। तो जठर रस तो पेट में बन रहा था, अब आपको पूछ ले पित्तरस कहाँ बनता है, बाइल जूस कहाँ बनता है? तो ये बनता है तुम्हारे लीवर में। तो हमारा जो लीवर होता है ये बनाता है प्यारे बच्चों बाइल जूस। आगे चले, अब आगे बात करेंगे कि मैम ये जो बाइल जूस होता है, पितरस होता है, इसका कितना अमाउंट डेली लीवर बनाता है, यानी इसकी मात्रा कितनी बनाता है डेली। भाई पितरस कितना बनाता है डेली हमारे शरीर में, हमारा जो लीवर होता है? तो आप बताएंगे 1 से प्यारे बच्चे 2 कप, 1 से 2 कप। अगर आप लोगों को पूछे ml में, तो लगभग 600 ml रोज हमारा जो लीवर है वो पितरस बनाता है। तो डेली हमारा लीवर कितना पितरस बनाता है? 1 से 2 कप। कप तो आप जानते हो, चाय पीने वाले कप। तो उतना लगभग 2 कप के आसपास आपका लीवर डेली बनाता है पितरस। ठीक है? अब मैम ये जो पितरस होता है इसका रंग कैसा होता है? पितरस का रंग कैसा होता है? पितरस का रंग प्यारे बच्चे, कलर, आपको पूछे कलर ऑफ बाइल जूस क्या होता है, कलर ऑफ बाइल जूस। तो जब आप बाइल जूस को देखोगे और इसके रंग को देखोगे, तो इसका रंग होता है पीला हरा। तो पितरस का रंग कैसा होता है भाई? पीला हरा। ना तो पीला कह सकते हो ना हरा कह सकते हो, दोनों में मिक्स सा होता है, यानी पीली पीली हरी हरी झलक मारती है इसमें। तो पीला हरा होता है हमारा पितरस। हमारे पितरस का जो कलर है
वो होता है येलोइश ग्रीन। कैसा होता है भाई? येलोइश ग्रीन। अच्छा, पूछ ले क्यों होता है येलोइश ग्रीन? ऐसा क्या है पितरस में जो ये पीला हरा है? तो प्यारे बच्चों, पितरस में मिले हुए हैं दो वर्णक। आपका जो लीवर पितरस बनाता है, इसमें दो वर्णक मिले हुए हैं। मैडम जी, वर्णक क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चे, किसी भी चीज को कलर देने वाले जो पदार्थ होते हैं, किसी भी चीज को रंग प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको कहा जाता है प्यारे बच्चे, आप क्या कहेंगे? वर्णक। तो हमारा जो लीवर पितरस निकालता है ना, इसमें दो वर्णक मिले हुए होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है। तो पितरस का जो रंग है वो पीला हरा क्यों होता है? तो आप बताओगे पिगमेंट के कारण होता है, यानी वर्णक के कारण। तो पितरस के अंदर दो पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं मैडम? तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर जगह कम है, मैं पिछले एक और नई स्लाइड बनाकर वहां बता देती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं पितरस की, अगर हम बात करते हैं बाइल जूस की, अगर हम लोग बात करेंगे बाइल जूस की, अगर हम लोग बात करेंगे पित्त रस की, तो पित्त रस के अंदर पाए जाते हैं दो वर्णक। क्या होते हैं पित्त रस के अंदर? दो वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, दो वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस के अंदर क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चे? दो वर्णक पाए जाते हैं। टू पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, टू पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो दो पिगमेंट होते हैं किसके अंदर? पितरस के अंदर। अभी अभी मैंने बताया कि पिगमेंट वो पदार्थ हैं जो किसी भी चीज को रंग देते हैं। जैसे होली में आप एक दूसरे को रंग देते हो, किसी के ऊपर नीला गुलाल लगा देते हो, किसी पर गुलाबी गुलाल लगा देते हो, किसी के ऊपर पीला गुलाल लगा देते हो। तो तुम वर्णक हो उस टाइम। होली के दिन तुम सारे पिगमेंट बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास होते हैं तरह तरह के कलर और तुम दूसरों को भी रंग डालते हो। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले चीजों में रंग डालने का काम करते हैं। जैसे आपने हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, भाई खून का रंग लाल है, किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन क्या है? एक वर्णक है। वैसे ही आपका जो बाइल जूस बन रहा है आपके पेट लीवर के अंदर, उसका रंग है पीला हरा। तो वो किसके कारण पीला हरा है? तो आप बता देंगे वर्णक के कारण। तो अब मैडम जी बताओ, कौन कौन से दो वर्णक हैं जो पितरस में मिले हुए होते हैं? यहां से प्रश्न बनता है। तो बेटा पहला है बिलीरुबिन, पहला है बिलीरुबिन। ठीक है, हिंदी में भी लिखेंगे बिलीरुबिन। अब आपको पूछ ले कि ये बिलीरुबिन जो होता है ये कैसा रंग देता है पितरस को? तो बेटा ये देता है पीला रंग। इसी के कारण पितरस पीला पीला सा दिखाई देता है। ये देता है येलो कलर। तो कभी भी पूछे कि पितरस में जो पीला रंग है वो किसके कारण है, आंसर करके आना बिलीरुबिन के कारण। तो आपके पितरस में दो वर्णक हैं, एक वर्णक है बिलीरुबिन जो कि पितरस को पीला रंग देता है, और दूसरा वर्णक है प्यारे बच्चे बिलीवर्डिन। दूसरा वर्णक है बिलीवर्डिन। ये क्या करता है भाई? तो बिलीवर्डिन जो होता है ये देता है पितरस को हरा रंग। तो बिलीवर्डिन ने क्या करा? हरा रंग देता है। ये हरा रंग ये करता है प्यारे बच्चे ग्रीन कलर। ठीक है, पितरस का। तो इसीलिए पितरस में हल्की हल्की झलक आपको हरे रंग की भी होती है। तो ये दोनों मिलकर पितरस के रंग को पीला हरा कर देते हैं। अब एक और प्रश्न आपको आएगा, जब ये बिलीरुबिन हमारे खून में अधिक हो जाए, यानी आपके लीवर के अंदर ये जो बिलीरुबिन है जब ये ज्यादा बनने लग जाए और ज्यादा बनकर आपके खून में मिल जाए, तो आपके खून का रंग भी पीला पीला हो जाता है, और जिससे आपकी आंखें, आपके नाखून, आपकी जीभ, आपकी त्वचा में पीली पीली झलक मारने लगती है, जिसको हम कहते हैं घरेलू पीलिया, जॉइंडिस। तो कई बार पेपर में आता है कि जॉइंडिस किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जब ये हमारे शरीर में अधिक हो जाता है प्यारे बच्चे, अगर ये हमारे शरीर में अधिक हो गया बेटा, इसकी अधिक मात्रा अगर ये हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, एक्सेस अमाउंट इसका हमारे शरीर में हो गया, तो ये हमें एक बीमारी कर देगा। तो एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है? उस डिजीज का नाम क्या है? तो उस बीमारी का नाम है भाई
जॉइंडिस। तो ये भी आपको पूछ सकता है पेपर में। तो घरेलू पीलिया बोलते हैं हिंदी में जॉइंडिस को, घरेलू पीलिया हो जाता है बेटा, घरेलू पीलिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पेपर में पूछेगा कि किस पिगमेंट की अधिकता के कारण घरेलू पीलिया हो जाता है। ठीक है। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। हाँ, बाइल जूस का टेस्ट गंदा हो सकता है। ठीक है। सालनी क्यों समझ नहीं आ रहा है? सालनी बेटा समझने की बात करे, समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे चीजों को बता रही हूँ। आपका पितरस कैसे रंग का होता है? पीला हरा, मतलब हल्की हल्की पीली सी झलक, हल्की हल्की हरी सी झलक मारती है। क्यों होता है पीला हरा? क्योंकि उसमें दो वर्णक मिले हुए होते हैं। कौन कौन से वर्णक मिले हुए होते हैं? एक है बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। मैम बिलीरुबिन कैसा कलर करता है बाइल जूस का? तो बताएंगे पीला रंग करता है। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो रूबीन, रूबीन से याद करना। रूबी, रूबी ना एक जैसे हीरा होता है, पन्ना होता है, मोती होता है, वैसे रूबी होता है। अंगूठी में पहनते हैं हम उसको, है ना रूबी, रूबी के आभूषण बनते हैं। तो रूबी को हम सोने की अंगूठी में लगवा कर पहनते हैं, जैसे हीरे को सोने की अंगूठी में लगवा कर पहनते हैं, वैसे ही जो रूबी होता है उसको भी हम हीरे की अंगूठी में लगवा कर पहनते हैं, और सॉरी सोने की अंगूठी में लगवा कर पहनते हैं। और सोना पीले रंग का होता है। तो कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कौन कैसा रंग देता है, तो बताना रूबीन से याद आ जाएगा रूबी। और रूबी को सोने में लगवाते हैं, सोना होता है पीला। तो बिलीरुबिन पिगमेंट जो है ये पीला रंग देता है आपके पितरस को। तो पितरस में आकर मिल जाएगा और पीला पीला कर देगा पितरस को। जबकि जो दूसरा पिगमेंट जो है वो है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पितरस को हरा रंग देता है। तो ये आकर मिल जाएगा पितरस में और पितरस हरा हरा, तो दोनों मिल जाएंगे एक साथ और पितरस का रंग हो जाएगा पीला हरा। ये बात मैंने समझाई आपको। ठीक है। अब प्यारे बच्चे, अब आपको पूछेगा कि ये जो बिलीरुबिन है, कई बार हमारे खून में या हमारा लीवर इसको ज्यादा बनाना लग जाता है, ये ज्यादा अमाउंट में बन जाता है हमारे लीवर में। तो हमारे खून में जब ये जाकर मिलेगा, हमारा खून भी पीला हो जाएगा, जिससे हमारे अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं जॉइंडिस, जिसको कहा जाता है भाई जॉइंडिस। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें पितरस के बारे में चल रही हैं। आपने यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। चलो आओ और पॉइंट भी लिखते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? तो जो पितरस होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है भाई? तो आपको पूछ ले कि पितरस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बताकर चलोगे कि जो पितरस होता है इसकी पीएच वैल्यू 7 से 8.6 के आसपास होती है, 7 से 8.6 के आसपास होती है। तो प्यारे बच्चे ये होता है क्षारीय प्रकृति का, ये है क्षारीय, ये होता है एल्केलाइन। जो आपके पेट में था बेटा वो तो अम्ल था, आपके पेट में तो अम्ल बन रहा था HCl, और आपका जो लीवर है वो बना रहा है पितरस, और पितरस का पीएच मान 7 से 8.6 होता है, 8.6 के आसपास होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो भाई आपका जो पितरस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्केलाइन होता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो भाई अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे कि मैम ये पितरस करता क्या है। आपने इसके बारे में हमें बहुत से पॉइंट बताए हैं, अब हमें ये बताओ कि ये पितरस करता क्या है। तो अब बात करेंगे पितरस के कार्य। पितरस के कार्य, भाई क्या क्या कार्य हैं पितरस के? वर्क ऑफ बाइल जूस, वर्क ऑफ बाइल जूस। तो भाई बाइल जूस के काम क्या क्या हैं? तो बाइल जूस जो होता है इसका जो मुख्य काम है वो ये है प्यारे बच्चे कि ये आपने जितना भी घी खाया है, आपने जितना भी तेल खाया है उसको पचाने का काम करता है। तो इसका काम होता है वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण करता है ये, और ये कई बार आपको पेपर में पूछा गया है। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? वसा का पाइसीकरण करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये करता है वसा का पाइसीकरण। अब मैम वसा क्या होती है और पाइसीकरण क्या होता है? तो ऐसे समझो, देखो मान लीजिए आपने खाई सब्जी,
सब्जी में मम्मी ने बहुत सारा घी डाल दिया, क्योंकि तुम दिन भर मेहनत करते हो तो तुम्हारे दिमाग अच्छे से काम करे, इसलिए मम्मी ने घी डाल दिया। अब जो तुमने वो घी खाया, उसके पार्टिकल कुछ ऐसा समझो ऐसे थे। जो आपने घी वसा खाई, उसके कण ऐसे थे बेटा। कैसे थे भैया? ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, बिग पार्टिकल थे। ये क्या है बेटा? पार्टिकल, इनको समझ सकते हो, पार्टिकल ऑफ फैट। तो ये वसा के पार्टिकल है जो आपने खाई वसा। अब जैसे ही आपने खाई तो लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा था, लीवर में जो बाइल जूस बन रहा था, इसने वसा को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। तो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाइसीकरण कहलाता है बेटा। तो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है, उसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, यानी पाइसीकरण। तो ये वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। तो सीधा सीधा पेपर में आता है कि वसा का पाइसीकरण कौन करता है? आप बता कर आएंगे, पित्तरस करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई प्यारे बच्चों को बातें? अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन, बेटा जब मैं विटामिन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो वहां पर बताऊंगी। फिलहाल के लिए बता देती हूँ, 4 विटामिन होती हैं जो वसा में घुलनशील है, KEDA, ये 4 विटामिन, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये जो आपका लीवर डेली, मैंने अभी भी बताया कि 1 से 2 कप बाइल जूस डेली बन रहा है आपके लीवर में। तो मैम ये सारा का सारा 1 से 2 कप बाइल जूस जो है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पर स्टोर हो रहा है? तो भगवान ने आपको एक पाउच भी दिया है बेटा। एक पाउच है, पित्त की थैली, तुमने उसका नाम सुना होगा। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्त रस का संचय, तो जितना जितना ये पित्त रस बनाता है तुम्हारा लीवर, वो आपका सारा आपके शरीर में स्टोर होता रहता है। तो आपको पूछेगा कि पित्त रस जो होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताएंगे गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर भाई? इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे गॉल ब्लैडर। तो आप लोगों के पास जो आपका लीवर है, उसी के नीचे एक थैली होती है, उस थैली को कहते हैं पित्ताशय, या तुमने कई बार नॉर्मली पित्त की थैली भी बोल देते हो उसको। तो पित्त की थैली में ही लीवर उस जो बनाता है पित्तरस, उसका संचय होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस फोटो को, इस फोटो को जब आप देख रहे हो तो भाई इस फोटो में ये जो तुम्हें रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है प्यारे बच्चों। ये क्या है? आप लोगों का लीवर। अब लीवर के यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी गॉल ब्लैडर, यानी हमारी पित्त की थैली है बेटा ये। तो लीवर जितना भी पित्तरस बना रहा है ना, वो सब आकर इकट्ठा हो जाता है पित्त की थैली में। तो आपको पेपर में प्रश्न आता है कि पित्त रस का संचय कहाँ होता है? आप बता देंगे पित्त की थैली में होता है, या इसी को पित्ताशय भी कहते हैं, पित्ताशय में होता है। इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। क्लास सही चल रही है बिल्कुल, ठीक है। रोग कब पता पढ़ाओगे? बेटा पढ़ाऊंगी रोग भी, पहले सिस्टम खत्म हो जाए, मेन ऑलमोस्ट हो ही लिए हैं आपके मेन सिस्टम खत्म, मैं फिर आपको रोग भी पढ़ाऊंगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अगर किसी की पित्त की थैली निकाल देते हैं तो फिर पित्त रस का संचय नहीं होगा उसके शरीर में, सीधे ही उसके छोटी आंत से छोटी आंत के अंदर ही डायरेक्टली पहुंच जाता है जो पित्त रस होता है। तो पित्त की थैली निकालने पर पित्त रस का कलेक्शन जो हमारी पित्त की थैली में हो रहा है, वो होना फिर बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आगे बढ़े, चलो। हाँ, गोल ब्लैडर निकाल दे। गोल ब्लैडर कहाँ होता है बेटा? लीवर के जस्ट नीचे। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये आपका लीवर है रेड कलर का, और यहाँ पे आपका गोल ब्लैडर है। तो लीवर के ही नीचे की तरफ को एक थैली सी होती है, इसमें सारा पित्तरस जो होता है वो जाकर जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो पित्तरस के बारे में इतने पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पढ़कर जाने हैं पेपर में, जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आ जाओ भाई, अगली ग्रंथि की तरफ चलेंगे, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अगली ग्रंथि है, अग्नाशय। अगली ग्रंथि है प्यारे बच्चे, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। आओ भाई बात करेंगे अब पेनक्रियाज की।
ये मैंने आप लोगों को हार्मोन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, वहां बताया भी था। तो चीजें आपको कोरिलेट करनी है और चीजें आपको रिकॉल करनी है, तो अच्छे से चीजें आपको दिमाग में आती जा रही हैं। तो ये फैक्ट आपको फिर से याद आ गया कि इसी को कहते हैं हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि। पत्ती के समान होती है, जैसे कोई पत्ती होती है, पत्ती के समान होती है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई जब आप अग्नाशय के बारे में पढ़ोगे तो दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? आपके शरीर का तीसरा जूस यही बनता है। तो तीसरा जूस है अग्नाशय रस। आपको पेपर में पूछेगा कि अग्नाशय रस कहाँ बनता है, तो कितना सिंपल है, अग्नाशय में बनता है अग्नाशय रस। इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, इसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। तो कभी भी पूछे पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है, तो भाई हमारे पैनक्रियाज में बनता है पैनक्रियाटिक जूस। बात हो गई खत्म। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या पढ़नी है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंजाइम। इसके अंदर बनते हैं प्यारे बच्चे कुछ एंजाइम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हम लोगों ने लीवर पढ़ा था। लीवर में मैंने आपको सिर्फ एक जूस पढ़ाया है पितरस, वहां पर कोई एंजाइम हमारे नहीं बने हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पाचन की प्रक्रिया में कौन है जो कोई एंजाइम ही नहीं बनाता, तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे कि मैंने लीवर के बारे में आपको एक भी एंजाइम नहीं लिखवाए। तो पाचन की प्रक्रिया में जो हमारा लीवर होता है वहां पर कोई एंजाइम नहीं बनते। लीवर सिर्फ पित्तरस निकालता है, बाइल जूस निकालता है। जबकि हमने हमारी लार में भी पढ़े थे एंजाइम, हमने हमारे पेट में भी पढ़े थे एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। लार में पढ़ा था लाइसोजाइम और टोलिन, और अब हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे एंजाइम। ठीक है, तो लीवर जो होता है वो हमारा कोई एंजाइम नहीं बनाता। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई पितरस के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो पितरस होता है इसका सिर्फ पीएच मान आपको पूछा जा सकता है। इसका सिर्फ पीएच मान आपको पूछेगा कि जो पितरस हो, ये अग्नाशय रस होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बताकर चलोगे, इसका पीएच मान जो होता है ऐसा समझना 8 से 8.5 के आसपास होता है। मतलब ऑलमोस्ट उतना ही बता सकते हो जितना कि हमारे बाइल जूस का होता है। ठीक है, वहां 7 से 8.6 के आसपास था, यहाँ पर 8 से 8.6 के आसपास, 8.5 के आसपास होता है। तो ये भी क्या होता है बेटा, क्षारीय। और एक दो पॉइंट की वैल्यू आपको बुक्स में भी और पेपर में ऑप्शन में भी आगे पीछे मिल सकती है। जैसे मैंने यहाँ 8 से 8.6 लिखवाया है, आपको पेपर में दे दे 8 से 8.2 या 8 से 8.3 ऐसे करके, तो वहां फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली करनी है चीजें। जो आएगा इसी रेंज के अंदर, जो मैंने लिखवाई है आएगा इसी रेंज के अंदर ऑप्शन, तो आपको या तो 3 ऑप्शन देगा, या आपको सीधा सीधा 5 ऑप्शन दे देगा, या आपको सीधा सीधा 7 ऑप्शन दे देगा, या आपको 8 से 8.4 8.3 ऐसे दे सकता है। तो 1 से 2 नंबर की वेरिएशन आपको पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलती है। ये हर बुक में आपको अलग अलग दिखेंगी, आप नेट पर देखोगे तब भी अलग अलग, बुक टू बुक अलग अलग। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, 1-2 नंबर आप इनको ऊपर नीचे लेकर चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है भाई, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज मैं कमेंट्स कम देख रही हूँ आपके, और पढ़ाई आपको ज्यादा करा रही हूँ प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। पीलिया, पीलिए को घर पर ठीक कैसे करें बेटा, ये घर पर ठीक नहीं कर सकते। घर पर ठीक थोड़ा बहुत अगर है तो धूप लें, आप सुबह की धूप ले हल्की हल्की, और कुछ गन्ने का जूस वगैरह या लीवर को डिटॉक्सिफाई करने वाली ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर कंडीशन थोड़ी ज्यादा है तो फिर डॉक्टर के पास ही जाए। चलो आओ। तो भाई यहाँ से आपको कुछ नहीं पूछता, अब आपको यहाँ से पूछेगा प्रश्न कि अग्नाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम बनते हैं। तो प्यारे बच्चे 3 एंजाइम बनेंगे यहाँ पर। कौन कौन से एंजाइम? सबसे पहले होगा ट्रिप्सिन, सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो मैं आपको एक बात बार बार बताती हूँ कि जब भी आप लोगों को किसी भी एंजाइम के नाम के पीछे सीन लगा मिले, किसी भी एंजाइम के पीछे सीन लगा मिले, तो याद रखना वो हमेशा प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे हमने पेट में पढ़ा था पेप्सिन, तो उसके नाम के पीछे भी सीन आ रहा था, पेप्सिन पढ़ा था ना।
तो उसके नाम के पीछे भी सीन आ रहा था, और वो भी किसका पाचन कर रहा था? प्रोटीन का पाचन कर रहा था। वैसे ही ट्रिप्सिन, पेपर में देकर पूछे कि ट्रिप्सिन किस पोषक पदार्थ का पाचन करता है, तो भाई ट्रिक हमें याद है, सीन आ रहा है इसके नाम के पीछे, ठोक कर आ जाना प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन जो है ये किसका डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। समझ में आ गई बात? चलो मैम, अब हमें बताओ तीसरा एंजाइम कौन सा निकलता है? अभी तो दूसरा बता दो। तो दूसरा एंजाइम यहां से निकलता है एमाइलेज। दूसरा एंजाइम यहां से निकलता है एमाइलेज। ये बहुत पूछा जाता है एमाइलेज। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारी याददाश्त वापस आई क्या? क्या तुमने ये नाम पहले भी कहीं सुना है क्या? जी मैडम जी, जब आपने हमें लार पढ़ाया था तो आपने हमें बताया था कि लार में होता है टोलीन एंजाइम, और टोलीन का ही दूसरा नाम आपने हमें लारिये एमाइलेज बताया था। तो प्यारे बच्चे, ये एमाइलेज दो जगह बन रहा है, एक तो लार में और एक आपके पेनक्रियाज में। तो प्यारे बच्चे, लार में जब बन रहा था तब आप इसको लारिये एमाइलेज के नाम से जान रहे थे, या इसका दूसरा नाम ही टोलीन था। लेकिन जब ये आपके अग्नाशय में बन रहा है तो सिर्फ इसका नाम एमाइलेज होगा, फिर आप इसको सिर्फ एमाइलेज बोलोगे। लेकिन काम ये दोनों जगह एक ही कर रहा है। क्या? आपकी लार में जब ये बन रहा था तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से पाचक, कौन से जो पोषक पदार्थ है उसको पचा रहा था। जल्दी से बताओ भाई, कौन से पोषक पदार्थ को ये पचा रहा था? तो आपकी लार में जब ये बन रहा था तो आपको अच्छे से याद है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। भैया स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहा था। मैंने आपको समझाया भी था कि रोटी चबाने पर मीठी लगती है ग्लूकोज के कारण। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो एमाइलेज है, कोई नई चीज याद नहीं करनी, वही काम यहाँ पर भी रहेगा। तो ये किसका पाचन करेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर भी ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। तो जब भी आपको पूछेगा कि हमारे अग्नाशय में एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो आप बताना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? तो भाई कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? एमाइलेज पाचन करता है। तो मैम दो एंजाइम आपने अभी तक हमें बता दिए, आ जाओ तीसरा भी बता दीजिए। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा यहाँ लिख रही हूँ। तो भाई तीसरा एंजाइम जो हम लोगों के अग्नाशय में बनता है वो है लाइपेज। क्या है बच्चे? लाइपेज। कौन सा है बेटा? लाइपेज। ये किसका पाचन करता है मैडम जी? तो ये जो लाइपेज है ये पचाता है वसा को बेटा। ये किसको पचाता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन तो मैडम जी बाइल जूस ने भी करा था, बिल्कुल सही बात, और ये भी करता है। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, फैट डाइजेशन करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? फैट डाइजेशन, वसा का पाचन। तो ये तीनों एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों तुम्हारे पैनक्रियाज में बनते हैं। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, और लाइपेज पचाता है वसा को। याद हो गई यहीं पर चीजें? करके आ जाओगे पेपर में। चले अगली ग्रंथि की तरफ या अगले पार्ट की तरफ? तो भाई बिल्कुल चलो। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ। क्या? देखो, बड़े ध्यान से समझो मेरी बात। मान लो ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारा छोटा सा मुंह है, तुमने खाने को खाया और ऐसे खाना तुम्हारी भोजन नली में गया और भोजन नली से तुम्हारे पेट में आ गया। ये आ गया भैया, ये तुम्हारा पेट है, ये हरे रंग का तुम्हारा पेट है। और यहाँ पर बैठा है तुम्हारा लीवर, यहाँ पर बैठा है भाई तुम्हारा लीवर, ये है तुम्हारा लीवर। लीवर के नीचे से निकल रही एक थैली जिसको हम कहते हैं पित्त की थैली। तो भाई ये है तुम्हारी पित्त की थैली, ठीक है। चलो मैम, बहुत बढ़िया। अब आप और नीचे को बढ़े तो ये है तुम्हारी छोटी आंत, ये है भाई तुम्हारी छोटी आंत, ठीक है मैडम। ये जो आपने बनाई है ये हमारी छोटी आंत है। और ये है प्यारे बच्चों तुम्हारी बड़ी आंत, ये है तुम्हारी बड़ी आंत, ठीक है। ये है तुम्हारी भाई बड़ी आंत। चलो, ये हो गई मैडम जी हमारी बड़ी आंत। क्लियर? अब यहां पर आप लोगों को मिलता है, यहां पर आप लोगों को मिलता है आपका पेनक्रियाज। यहां होता है बेटा पेनक्रियाज, पत्ती के जैसी संरचना जो हमने अभी अभी पढ़ी है। तो मैडम
आपने बताया कि जब हम खाना खाते हैं, मान लीजिए तुमने खाया खाना, ठीक है भाई, मान लीजिए तुमने खाया खाना, कितनी और रहेगी बायोलॉजी? भैया पहली क्लास में सिलेबस लिखवाया था, अभी तो बॉटनी बची हुई है, और आपके मेन टॉपिक डिजीज और विटामिन्स वगैरह और आप लोगों की सेल, ये मेनली टॉपिक हैं, और आपकी बॉटनी बची हुई है। चलो आओ आगे बात करेंगे, ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करेंगे हम लोग। तो बेटा आपने खाना खाया, खाना ऐसे 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 पेट में आ गया, अब पेट से वो खाना ऐसे निकलेगा और तुम्हारी छोटी आंत में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो खाना कहाँ कहाँ गया? खाना मैम जी मुंह में था, मुंह से हमारी भोजन नली के द्वारा पेट में, और पेट से आ गया छोटी आंत में। ये तुम्हारी छोटी आंत है पीले रंग की, जिसको अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो मैडम जी खाना लीवर में तो गया ही नहीं, खाना जो था वो यहाँ तो गया ही नहीं आपके लीवर में, और मैडम जी खाना यहाँ भी नहीं गया पेनक्रियाज में। ये जो पेनक्रियाज है, खाना तो मैडम यहाँ भी नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो आहार नाल है, इसका भाग ना तो लीवर होता है और ना ही आपकी पेनक्रियाज होती है, क्योंकि खाना ना तो कभी लीवर में जाता और ना खाना कभी पेनक्रियाज में जाता। चलो मैडम इनके अंदर खाना नहीं गया, हमने मान लिया, फिर ये खाने में इन्होंने खाने का पाचन कैसे करा? आपने बताया लीवर में तो बाइल जूस बन रहा है जो वसा का पाचन करेगा, और आपने अभी भी बताया यहाँ 3 एंजाइम बन रहे हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ये एंजाइम खाने में कैसे मिले? खाना जब यहाँ गया ही नहीं तो खाने में ये एंजाइम कैसे मिले हैं भाई? तो अब होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो, आपके लीवर ने जो पितरस बनाया था ना, वो यहाँ इकट्ठा हो गया आकर, यहाँ इसके अंदर भरा हुआ है पितरस। ये गॉल ब्लैडर है आप लोगों का, जहां पर पितरस आपका जमा हो जाता है, मैंने बताया था ना, ये गॉल ब्लैडर है, ये है आप लोगों का गॉल ब्लैडर। इसके अंदर आपका पितरस जो है वो जमा हो गया, पित्त की थैली है ये। अब यहाँ पर जब पितरस जमा हुआ तो इससे एक पतली नलिका निकलती है बेटा। लो भाई मैं बना रही हूँ एक पतली नलिका, कौन से कलर से बनाऊं? ब्लू कलर से बना रही हूँ। एक पतली नलिका निकलती है और जाकर वो पेनक्रियाज में मिल जाती है ऐसे। तो आपके पित्त की थैली से एक नलिका निकलती है और वो नलिका जाकर पेनक्रियाज से मिल जाती है। तो इस नलिका के अंदर से होकर जो पितरस था वो पहुंच गया तुम्हारे पेनक्रियाज में। लो भाई पहुंच गया, ठीक है। अब पेनक्रियाज से एक नलिका निकलती है जो छोटी आंत में जाकर गिरती है, जो छोटी आंत में जाकर गिरती है। ये जो पितरस, ये आपकी पित्त की थैली से नलिका निकल रही थी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? बाइल डक्ट, ठीक है, पित्त नलिका। क्या कहते हैं इसको? पित्त नलिका। तो लीवर के अंदर जो पितरस बन रहा था वो गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट के द्वारा पेनक्रियाज में जाकर गिर जाता है। मैं ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन ये आपको मैं पता होना चाहिए कि पाचन करते वक्त जो पितरस था वो आपका कैसे खाने में मिला, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, जो पित्त की थैली है इसमें से पित्त निकलकर पित्त नलिका के द्वारा पहुंच गया पेनक्रियाज में। अब पेनक्रियाज से भी एक नलिका निकलती है, तो जो ये नलिका इस पितरस को और इसके अंदर जो 3 एंजाइम बन रहे थे उनको ले जाकर गिर देती है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब खाना पहुंचता है वहीं पर इस खाने में ये दोनों चीजें भी मिल जाती हैं, यानी कि पितरस भी वहीं मिल जाएगा खाने में, और ये जो 3 एंजाइम थे ये भी यहीं मिल जाते हैं खाने में। बात समझ में आई या नहीं? बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ बात समझ में आई या नहीं? अंगूठा दिखाओ जल्दी से अगर बात समझ में आई तो, ठीक है। बायो से 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा। पथरी कहाँ बनती है मैडम जी? बेटा पथरी कहीं भी बन सकती है, पथरी यहाँ भी होती है पित्त की थैली में, पथरी आपकी किडनी में भी होती है, पथरी आपकी मूत्र नलिका में भी होती है, तो पथरी कहीं भी बन सकती है बेटा, ठीक है। तो अब आप लोगों को बात समझ में आई। अभी एपिग्लोटिस को भूल जाओ, एपिग्लोटिस के बारे में बाद में बताऊंगी, अभी एपिग्लोटिस को भूल जाओ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि खाना ना तो यहाँ गया, खाना ना यहाँ गया, फिर इन दोनों से निकलने वाली चीजें, इन दोनों से निकलने वाले जूस खाने में कैसे मिले? तो इस तरीके से मिलते हैं जैसे मैंने अभी बताया। क्लियर? चलो तो भाई, तो अब आ जाओ बात करेंगे छोटी आंत की। तो भाई आओ, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे
छोटी आंत। तो अब सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे छोटी आंत, छुटवा आंत, छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो प्यारे बच्चे जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो होती है 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर होती है हमारी छोटी आंत। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको पूछेगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चे 3 भाग होते हैं। हमारी जो छोटी आंत है ये 3 भागों में बटी हुई है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं भाई छोटी आंत के। हमारी छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अच्छा मैम, अच्छा क्या ये तीनों पार्ट पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल। तो कौन कौन से 3 पार्ट हैं आपकी छोटी आंत के? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम सबसे पहला भाग है ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी भी बोलते हैं, ग्रहणी। ठीक है, तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग है ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। आओ दूसरा भाग मैडम, दूसरा भाग है जेजूनम। जेजूनम, दूसरा भाग है भाई जेजूनम, जिसको हम मध्य आंत्र भी कहते हैं, मध्य आंत्र। ठीक है, जेजूनम। आओ तीसरा पार्ट क्या है? तो तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चे आपका ईलियम। तीसरा पार्ट है ईलियम, जिसको हम शेषांत्र भी कहते हैं। तो हमारी जो छोटी आंत है ये 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजूनम, ईलियम, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। ठीक है, चलो इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये प्रश्न आता है कि भाई जब आप खाना खा रहे हो, खाना मुंह में भी था, पेट में भी था, पेट से छोटी आंत में पहुंचा, तो वो कौन सी जगह है जहां आपका खाना फाइनली पच जाएगा? तो भाई छोटी आंत ही वो जगह है जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो लिख लीजिएगा भोजन का संपूर्ण पाचन, लिखेंगे भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा पेपर में, छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। ये आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? तो करके आ जाओगे। प्रश्न आएगा कि आहार नाल का वो कौन सा भाग है जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, या शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? आप लोग बताकर आएंगे छोटी आंत में। मैं इसको इंग्लिश में ना यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ लिख रही हूँ बेटा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारी छोटी आंत में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। हमारी छोटी आंत में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। ठीक है भाई, चलो बायोलॉजी 2 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के प्यारे बच्चों, आ जाओ आगे बात करेंगे। तो अब ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र, यहां से थोड़े थोड़े से पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रहणी। आ जाओ, ये जो सबसे पहले वाला भाग है छोटी आंत का, ग्रहणी, जिसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है भाई? तो ये जो ड्यूडेनम होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। ये तो मैंने सीक्वेंस में आपको लिखवाई दिया है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी छोटी आंत का प्रथम भाग। ये प्रथम भाग है, फर्स्ट पार्ट है, छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर? आपकी छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है। ये आपकी छोटी आंत का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई? अब आपको ये और पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से छोटी आंत का कौन सा भाग सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये जो ग्रहणी है ना, ये सबसे छोटा भाग है बेटा, ये सबसे छोटा भाग है। तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग यही है। ठीक है,
तो आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट है आपकी छोटी आंत का, स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, तो आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? ग्रहणी। क्लियर? ग्रहणी होता है। 1 से 2 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री में आएगा, टोटल नंबर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस में। ठीक है, आ जाओ। अब आगे बात करेंगे, मैम सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे छोटा तो आपने बता दिया ग्रहणी है, सबसे बड़ा होता है प्यारे बच्चे इलियम। ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, बिगेस्ट पार्ट है ये है सबसे बिगेस्ट पार्ट। क्लियर? तो ये पॉइंट तो हमने यहीं पर पढ़ लिए। लेकिन मैम ग्रहणी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो चलो वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये जो प्यारे बच्चे ग्रहणी है ना, यहाँ पर 3 जगह के जूस, 3 जगह के रस आकर मिलते हैं, रस मिलते हैं। ये प्रश्न आता है आपको कि पाचन से संबंधित वो कौन सी जगह है जहां 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। तो आप बताना, ये छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, यहाँ पर 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 3 जूसेस, 3 जूसेस मिक्स्ड हेयर। 3 जगह के या 3 जूस यहाँ पर मिलते हैं। मैम कौन कौन से वो 3 जूस हैं? तो भाई चलो बात करते हैं। पहले नंबर पर आया है आपके पेट में बनने वाला जठर रस, आपके पेट में बनने वाला जठर रस। ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस भी यहीं गिरेगा। कैसे गिरेगा अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। दूसरे नंबर पर है बेटा पित्तरस। वो तो अभी अभी समझाया ही था कि छोटी आंत में जाकर गिरता है, और छोटी आंत का सबसे पहला भाग यही है, इसी में जाकर गिरता है भाई। बाइल जूस जो है वो भी यहीं आकर गिरेगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा होगा आपसे पूछती हूँ, पहले जल्दी बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताओ भाई। पित्तरस, पितास, जठर रस, अग्नाशय रस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो तीसरा है प्यारे बच्चे अग्नाशय रस, बिल्कुल सही बात। तो तीसरा है अग्नाशय रस, जो पेनक्रियास में बन रहा था वो भी यहीं आकर गिरता है। पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं जिसको, पेनक्रियाटिक जूस। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि छोटी आंत का वो कौन सा भाग है जहां 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। तो आप बताना ड्यूडेनम। ठीक है, तो आपके पेट में जो जठर रस बन रहा था, भाई पेट से खाना सीधा छोटी आंत में आता है और छोटी आंत के इसी भाग में आएगा। और जब पेट में जठर रस बन रहा था, वो जठर रस खाने के साथ खिसक जाता है आपकी छोटी आंत के पहले भाग में। तो पेट से आया हुआ जठर रस भी यहीं गिरा, पित्तरस भी यहीं गिरा, और अग्नाशय रस भी यहीं गिरा। इसके बारे में ये पॉइंट आपको याद करने थे। ठीक है, अब ये जो छोटी आंत का ड्यूडेनम है, यहां से खाना खिसक गया भैया तुम्हारी मध्य आंत में। मध्य आंत का कोई विशेष काम नहीं है, अब ये खाने को खिसका देगी तुम्हारे इलियम में, यानी शेष आंत्र में। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपकी छोटी आंत का। आपकी छोटी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलियम। तो आए भाई बात करेंगे अब इलियम के बारे में। अब आ जाओ छोटी आंत का जो तीसरा भाग है इलियम, इसके बारे में बात कर। शेष आंत्र के बारे में अब हम करेंगे बात। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा, भाई छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का, प्रोटीन भी पच गई यहाँ पर आपकी, विटामिन, आपके कार्बोहाइड्रेट भी पच गए। जो भी तुमने खाना खाया उसमें जो भी पोषक पदार्थ थे वो सब आपके छोटी आंत में पच जाते हैं। तो छोटी आंत के तो 3 हिस्से हैं, कौन से हिस्से में पचेगा? जैसे कि आपके घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, अगर मैं कहूँ आप किस कमरे में पढ़ाई करते हो, तो आप बोलोगे मेरे पास तो ऊपर वाला कमरा है, उसमें बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ। तो वैसे ही छोटी आंत के तो 3 भाग हैं, छोटी आंत में तो 3 कमरे हैं। कौन से कमरे में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो वो यहीं पर होता है प्यारे बच्चे, शेषांत्र में। तो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होगा, और छोटी आंत के किस भाग में? शेष आंत्र में। तो शेष आंत्र में क्या होता है प्यारे बच्चे? यहाँ पर बनते हैं आंत्रीय रस। क्या बनते हैं? आंत्रीय रस। मैं आपको शरीर के चौथा रस बता रही हूँ। देखो 3 रस तो अभी तक यहाँ मिल ही गए थे आकर, छोटी आंत के ग्रहणी में 3 रस तो मिल ही गए थे, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस। ये तीनों के तीनों नीचे को खिसके मध्य आंत में, और मध्य आंत से पहुंच गए आपकी शेष आंत्र में।
अब ये तीनों रस तो रखे हुए हैं शेष आंत्र में, साथ ही साथ शेष आंत्र में 5 रस और बनेंगे। तो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं कि शेष आंत्र के अंदर कौन से रस बनते हैं। तो शेष आंत्र में बनते हैं भाई आंत्रीय रस, यहाँ बनते हैं आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। भाई ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल जूस बनते हैं, यहाँ इंटेस्टाइनल जूस बनेंगे अब यहाँ। अब मैम इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसमें क्या होता है, क्या है ये आंत्रीय रस? तो प्यारे बच्चे ये आंत्रीय रस भी होता है पानी। ये है पानी, जो आप पानी पीते हो वो पानी ही है ये। और मैम इसको फिर पानी क्यों नहीं कहा आपने, जूस 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 क्यों कह रही हो, सीधा सीधा पानी कह दो। तो भाई पानी इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इस पानी में घुले हुए होते हैं 5 एंजाइम, इसी पानी में घुले हुए हैं एंजाइम, तो इसीलिए इसको हम पानी नहीं कहते, इसीलिए इसका हमने नाम रख दिया आंत्रीय रस। क्योंकि आंत में बन रहा है तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया आंत्रीय रस। तो भाई आंत्रीय रस कहाँ बनता है, तो छोटी आंत में बनता है। छोटी आंत के भी किस भाग में बनता है, तो इलियम में बनता है। आंत्रीय रस में क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता भैया, पानी होता है और एंजाइम घुले हुए होते हैं। तो पानी के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ने हैं एंजाइम। तो टोटल कितने एंजाइम है बेटा, मैंने अभी अभी बताया 5 एंजाइम घुले हुए होते हैं। तो आओ भाई, पहले नंबर पर है माल्टेज, पहले नंबर पर जो एंजाइम है माल्टेज, ठीक है, माल्टेज पहले नंबर का जो एंजाइम है वो है माल्टेज। दूसरे नंबर का जो एंजाइम है वो है शूकरेज, ये पूछे जा सकते हैं बेटा, वो है शूकरेज, ठीक है। और भैया तीसरे नंबर का जो एंजाइम है वो है लैक्टेज, पहले लिख लो फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है, लैक्टेज। और भैया चौथे नंबर का जो एंजाइम है वो है इरिप्सिन, इरिप्सिन। जितने भी बच्चों को ट्रिक याद है वो अपने आप बता देंगे कि ये किसका पाचन करता है, इरिप्सिन, ठीक है, इरिप्सिन, ठीक। और भैया जो 5वें नंबर का एंजाइम है वो कौन सा है, तो वो है लाइपेज, जिसको आप अभी पीछे भी पढ़ चुके हो। तो अब आ जाओ एक एक करके इनके काम पढ़ लिए जाए, इन 5 एंजाइम के काम पढ़ लिए जाए, ठीक है। बताओ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, आंखें बस पीली सी रहती हैं, अब तो पीलिया नहीं है बेटा, वो तो आपको आपका लीवर टेस्ट कराना पड़ेगा, लीवर में बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आंखें जस्ट पीली हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, भूख ठीक ठाक लग रही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर भूख में कोई दिक्कत है जी, अजीब सा मचलाया सा रहता है, तो फिर जाकर लीवर टेस्ट करा सकते हो, ठीक है भाई। संपूर्ण पाचन मानव के छोटी आंत में होता है बेटा, ठीक है। कमेंट नहीं पढ़ रहे कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, चुलबुल जो हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुलबुल प्यारे बच्चे, मैं इतने आराम से एक बार फिर से समझा देती हूँ, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अभी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ चीजों को, बड़े ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि भाई हम पढ़ रहे हैं छोटी आंत, तुम्हारे शरीर में है ना छोटी आंत, है भाई सभी के पास, बिल्कुल। इस छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो 6 से 6.5 मीटर है, ठीक है। ये छोटी आंत मैम अकेली है या इसके कुछ भाग है अलग अलग, तो हमने कहा इसके 3 भाग हैं भाई, ये छोटी आंत अलग अलग 3 हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा मैम पहले हिस्से को क्या कहते हैं, पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, मैम दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, दूसरा हिस्सा है जेजुनम, मैम तीसरे हिस्से को क्या कहते हैं, तीसरा हिस्सा है इलियम। आओ देखो ऐसे, मान लो ये तुम्हारा, फिर से मैं बना रही हूं, ये तुम्हारा मुंह और ये तुम्हारा पेट, ठीक है, और ये है प्यारे बच्चे तुम्हारी छोटी आंत, ये तुम्हारी छोटी आंत का पहला हिस्सा है, ठीक है, ये तुम्हारी छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम ग्रैनी, ठीक। फिर मैडम जी दूसरा हिस्सा, ये तुम्हारी छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है, ये तुम्हारी छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है। फिर मैम तीसरा हिस्सा, तो ये तुम्हारी आंत का तीसरा हिस्सा है, सबसे लंबा जो होता है, ये तुम्हारी छोटी आंत का तीसरा हिस्सा है, ऐसा समझ लो। तो तुम्हारी आंत 3 हिस्सों में बटी होती है,
तीनों हिस्सों के मैंने तुम्हें नाम बता दिए। पहला हिस्सा ग्रहणी, ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं जिसको। दूसरा हिस्सा है मध्य आंत, क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा है, जेजुनम। और तीसरा हिस्सा है शेष आंत्र, शेष आंत्र, ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है ग्रहणी, ये पिंक कलर का, यहाँ 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। लीवर में जो पित्तरस बना था वो भी यहीं आकर गिर जाएगा, आपके पेट में जो जठर रस बन रहा था वो भी यहीं आकर गिर जाएगा, और आपकी अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय रस निकल रहा था वो भी यहीं आकर गिर जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो छोटी आंत के सबसे पहले हिस्से में 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। इतनी सी बात मैंने बताई, ठीक। अब ये जो खाना था ये खिसक गया आपकी मध्य आंत में, ये खाना खिसक गया मध्य आंत में, जेजुनम के अंदर। जेजुनम से ये खाना खिसक खिसक कर आ गया आपकी शेष आंत्र में। अब खाने के साथ शेष आंत्र में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जो छोटी आंत का शेष आंत्र है ये सबसे लंबा भाग है बेटा, ये छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा है। अब सबसे लंबा हिस्सा है तो इसी में खाना अब फाइनली पचेगा, यही खाने का पाचन होगा पूर्ण रूप से, ठीक है। अब पूर्ण रूप से पाचन होगा तो इसमें क्या है, इसमें भरा पड़ा है पानी, और पानी में मिले पड़े हैं कुछ एंजाइम। अब पानी और एंजाइम इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को मिलाकर कह देते हैं आंत्रीय रस। इन दोनों को मिलाकर हम इंटेस्टाइनल जूस बोल देते हैं, ठीक है। चलो मैम, इंटेस्टाइनल जूस है तो पानी तो भरा हुआ है, सही है, पानी तो हमें पता है पानी क्या होता है, लेकिन एंजाइम हमें बताओ कौन कौन से हैं। तो इस पानी के साथ 5 एंजाइम है जो मिले हुए हैं, यहीं पर भरे पड़े हैं वो। तो यही 5 एंजाइम मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, यही 5 एंजाइम है वो जो आपके आंत्रीय रस में आते हैं। अब समझ में आया। सबसे बड़ा भाग इलियम है मैम। हाँ प्यारे बच्चे, मैंने वही तो लिख रखा है, देखो मैंने सबसे बड़ा भाग आपको इलियम ही तो बताया। ये देखो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इलियम, मैंने यही तो लिखवा रखा है प्यारे बच्चे। तो ये क्या है, ये लास्ट पार्ट है, और यही इलियम जो है सबसे बड़ा भाग है आपकी छोटी आंत का, ठीक है। समझ में आ गई ना, क्लियर है ना भाई। मैम पथरी, बेटा पथरी के बारे में मैंने पिछले सिस्टम में तो बताया था कि हमारे शरीर में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में चेंज हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको हार्मोन वाली पिछला सिस्टम कराया था उसको एक बार देखो, वहां मैंने आपको बताया था पथरी कैसे होती है ना। चलो, तो वहां मैंने आपको बताया था। अब समझ में आया। रुपेश को तो भैया अभी भी समझ में नहीं आया, रुपेश को तो भैया अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ये सिस्टम ना, या ये जो चीजें लेट चल रही है ना, वो इसीलिए चल रही है कि मैं बड़े आराम आराम से आपको चीजें पढ़ा रही हूँ। अब तक ये चैप्टर खत्म हो चुका होता, तो आराम आराम से धीरे धीरे समझाने के लिए चीजें पढ़ा रही हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, तो प्यारे बच्चे एक बार आप खुद से क्लास को देखना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। समझ में आई बातें, सब समझ में आ रहा है, तुम समझना नहीं चाह रहे हो। जो समझने वाले बच्चे हैं उनको सब समझ में आ रहा है, तुम समझना नहीं चाह रहे हो। भाई मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके ये सारी चीजें आपको समझा दी कि ये आपकी पूरी बड़ी आंत, छोटी आंत है, ये छोटी आंत का पहला भाग, ये पीले रंग का छोटी आंत का दूसरा भाग, ये सफेद रंग का जो छोटी आंत है इसका तीसरा भाग। तो भैया लीवर से जो पित्तरस निकला था वो भी यही गिर गया आकर छोटी आंत के पहले भाग में, पेट का भी यही गिर गया आकर, और अग्नाशय का भी रस यही गिर गया आकर। तीनों के तीनों खाने में मिल गए, खाना आगे को बढ़ा, पहुंचा तुम्हारी मध्य आंत में, मध्य आंत से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, फिर ये पहुंच गया तुम्हारी छोटी आंत के लास्ट भाग में। तो भैया इससे आसान तरीका फिर समझाने का हो ही नहीं सकता। फिर तुम क्या है प्यारे बच्चे, समझना नहीं चाह रहे, है ना, फिर तो तुम समझना नहीं चाह रहे हो, हाँ टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये है दिक्कत यहाँ। इससे बेहतर या इससे इजी लैंग्वेज में कोई समझा दे तो प्यारे बच्चे आपको फिर समझ में आ जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये चीजें तो मैं आपको एकदम ओपनली, एकदम आसान भाषा में एक एक करके समझा रही हूँ जिससे चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम लोगों की जो ये इलियम वाला भाग था, अंतिम वाला भाग छोटी आंत का, इसमें आंत्रीय रस बनते हैं।
आंतरीय रस में क्या क्या है, पानी मिला हुआ है और एंजाइम मिले हुए हैं। तो पानी तो तुम सभी पता ही है पानी क्या होता है, वहां तो कुछ नहीं पढ़ना। एंजाइम आपको पेपर में आएंगे। तो ये 5 एंजाइम है जो तुम्हारे आंतरीय रस में मिले होते हैं। मैम माल्टेज क्या करता है, तो माल्टेज माल्टोज को पचाता है, माल्टोज का पाचन करता है। मैम माल्टोज क्या होता है, तो प्यारे बच्चे माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जब आप खाना खाओगे तो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप खाते हो। तो माल्टोज एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो माल्टेज माल्टोज को पचा रहा है। मैम शुक्रेज, शुक्रेज शुक्रेज को पचा रहा है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को पचा रहा है, सुक्रोज का पाचन। मैम सुक्रोज क्या होता है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या करता है, सुक्रोज डाइजेशन करता है, ये करता है सुक्रोज डाइजेशन। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, जो नाम है एंजाइम का उसी पदार्थ को एंजाइम पचा रहे हैं। माल्टेज माल्टोज को पचा रहा है, शुक्रेज शुक्रोज को पचा रहा है, लैक्टेज लैक्टोज को पचा रहा है। लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। दूध की प्रोटीन तो पेट में ही पच गई थी, रेनिन ने पचा दिया था। लेकिन दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टेज, वो यहाँ पचेगा आकर। तो लैक्टोज का पाचन करता है ये करता है लैक्टोज का पाचन। तो ये करेगा लैक्टोज डाइजेशन, ये करेगा मेरे प्यारे बच्चे लैक्टोज डाइजेशन। है ना, समझ में आई ना बात, ठीक है, क्लियर है चीजें, है ना। छोटू भैया तुम ऐसे करते रह जाना और बच्चे नंबर ले जाएंगे, बच्चे नंबर ले जाएंगे। आ जाओ आगे बात करते हैं। इरप्सिन क्या करता है, तो मैंने तो ट्रिक वर्ड आपको बता रखा है, इसके नाम के पीछे सीन आ रहा है। जिसके भी नाम के पीछे सीन आएगा वो तो भैया प्रोटीन को पचाएगा ही पचाएगा। तो प्रोटीन भी हो गई यहाँ पे खल्लास। अब यहाँ पर कंप्लीटली आपकी प्रोटीन भी पच गई। तो यहाँ होता है प्रोटीन डाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लाइपेज। लाइपेज आपने अभी अभी पढ़ा था, लो देख लो। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है प्यारे बाल को, याददाश्त को बढ़ाओ, गजनी मत बनो तुम। देखो ये रहा लाइपेज और लिख रखा है ना वसा का पाचन। तो सेम यही लाइपेज आपकी आंत में भी बनता है और क्या करता है बेटा, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। तो अब पूर्ण रूप से सारी चीजें जो हैं वो पच चुकी हैं। कार्बोहाइड्रेट भी पच गया, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, पच गया भैया। प्रोटीन भी पच गया और वसा भी पच गई। तो यहाँ पर छोटी आंत में हो गया कंप्लीट डाइजेशन। अब आगे की कहानी इस चैप्टर की अगली क्लास में, क्योंकि अब हो गया है टाइम। तो कल 10 मिनट जो शुरू के 10 मिनट होंगे इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और फिर नया टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ सब समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गजनी ही हो तुम सारे के सारे, शॉर्ट टर्म 10 मिनट में भूल जाते हो सारी चीजें। तो अभी पढ़ा पढ़ा कर भी ला रही हो और फिर भूल जाते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अब हम लोगों की क्लास का टाइम हो चला है, तो भाई मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।